Hello and welcome back to Abhir Institute of Spoken English. This is Bijendra, your mentor. Guys, कल हमने सीखा था कि वर्ब से हम कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं, राइट? आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक एडजेक्टिव विद द हेल्प ऑफ नाउन, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं. डेंजर, डेंजरस. डेंजरस क्या एडजेक्टिव है? मैंने हेडिंग डाला हुआ है, नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है, राइट? डर्ट का डर्टी हो जाएगा, थर्स्ट का थर्स्टी हो जाएगा, हार्म का हार्मफुल हो जाएगा या हार्मलेस हो जाएगा, ठीक है? होप नाउन है, होपफुल या होपलेस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. केयर, केयर का केयरफुल या केयरलेस हो जाएगा. विंड का विंडी हो जाएगा, एंगर का एंग्री हो जाएगा, हंगर का हंग्री हो जाएगा. ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप जितना इन्हें मेमोराइज कर लोगे, जितना माइंड में सेट कर लोगे, उतना ही बढ़िया बोल पाओगे, राइट? और देख लेते हैं एग्जाम्पल. फ्रेंड का फ्रेंडली हो जाएगा, मदर का मदरली हो जाएगा, मदरली में ममता होता है. मंथ का मंथली हो जाएगा, चाइल्ड का चाइल्डिश हो जाएगा, चाइल्ड में बचकाना. और ब्रिटेन का ब्रिटिश हो जाएगा, बुक का बुकिश हो जाएगा, ठीक है? अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव के अंदर. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. अगर मान लो सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ गए, मान लो 2 एडजेक्टिव आ गए, 4 आ गए, 6 आ गए, तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा कि उन्हें किस ऑर्डर में सेंटेंस में लगाएं, राइट? तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए. आपने डोसा खाया है, राइट? तो इसे याद करिए, डोसा कॉम्प. डोसा कैसा? कॉम्प. हमने एक ऐसे इमेजिनरी वर्ड बना लिया, डोसा कॉम्प, ठीक है? तो हमें याद रखने के लिए हम डोसा याद रखना है. और जैसे अपना मैकडी में कॉम्बो मील आता है ना, फिंगर फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम सारा दे देते हैं इकट्ठा करके, हुआ ना, और बर्गर वगैरह सब दे देते हैं, कॉम्बो बोलते हैं उसे. तो कॉम्बो से आप कॉम्प याद कर लीजिए और डोसा आपको याद रहेगा ही, ठीक है? तो डोसा कैसा हो गया? डोसा कॉम्प. तो अब देख लीजिए, अब अगर हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव आ गए एक सेंटेंस में, तो उनका सीरीज क्या रहेगी, उनका ऑर्डर क्या रहेगा सेंटेंस में आने का, ठीक है? सबसे पहले आएगा डोसा, डी से डिटरमाइनर. डिटरमाइनर में हो गया माई, योर, दिस, दैट, नंबर, ए एंड बी. डिटरमाइनर हम पहले पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव में, ठीक है? वो आप अगर भूल रहे हैं तो वो स्लाइड पीछे जाके आप देख लीजिए. ओपिनियन या क्वालिटी, ये दूसरे नंबर पे आएगी. ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, डिलीशियस, स्मार्ट. तीसरे नंबर पर आएगा साइज, स्मॉल, लिटिल, बिग, लार्ज, टॉल, शॉर्ट. फोर्थ प्लेस पर आएगा शेप. उसका शेप कैसा है? राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है. फिफ्थ प्लेस पर आएगा एज, मतलब ओल्ड है, न्यू है, यंग है. सिक्स प्लेस पर आएगा कलर, नीला, पीला, काला, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, जैसा भी है, राइट? और सेवेंथ प्लेस पर आएगा ओरिजिन, इंडिया, यूएस, स्विस, कहाँ का बना हुआ है, कहाँ से है, मतलब ओरिजिन क्या है उसका. 8 नंबर पर आएगा मटेरियल, जैसे कॉटन है, आयरन है, प्लास्टिक है. पर्पस, स्पोर्ट्स, कार, क्लीनिंग, लिक्विड. बट प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में इतने सारे एडजेक्टिव हम नहीं यूज करते. एक साथ में हम 8-10 एडजेक्टिव यूज कर लें. बट कॉम्पिटिशन इंग्लिश में मान लो किसी ने एक सेंटेंस दे दिया लंबा सा, उसमें दे दी 6 एडजेक्टिव. अब बोले से ठीक करो, राइट? तो अगर आपको डोसा कॉम्प याद है, डोसा कॉम्प याद है ना, सिंपल बट है, डोसा और कॉम्प, राइट? तो आप डोसा कॉम्प लिख लीजिए, उसे निकाल लीजिए आराम से, आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. जैसे डायनासोर बताया था आपको उसमें एडवर्ब में, है ना, ऐसे डोसा कॉम्प बनाया है. ये फंडे होते हैं चीजों को याद रखने के लिए. मैं अपने ऐसे फंडे बना के याद कर लेता हूँ चीजों को, ठीक है ना? तो आप भी हेल्पफुल रहेगा. डोसा कॉम्प याद कर लीजिए. आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डोसा कॉम्प लिख लीजिए, DOSSACOMP, डोसा कॉम्प, सिंपल, ठीक है? एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई हैव अ ब्यूटीफुल स्मॉल राउंड ओल्ड ब्लू फ्रेंच गोल्डन स्पोर्ट्स कार, राइट? अब ये क्या है? डिटरमाइनर. आप देख लीजिए सीट को, ठीक है ना? पहले नंबर पे आ गया. सेकंड नंबर पे क्या है? ओपिनियन, ब्यूटीफुल. थर्ड क्या है? साइज, स्मॉल. चौथे नंबर पे क्या आती है? शेप, तो राउंड आ गया. पांचवें नंबर पर आती है उम्र उसकी, तो ओल्ड हो गया. छठे नंबर पर कलर आ गया, ब्लू. 7 नंबर पर कहाँ का है? फ्रेंच का है, ठीक है? 8 नंबर पर मटेरियल आ गया, गोल्डन आ गया. और 9 नंबर पर क्या आ गया? स्पोर्ट्स कार, ठीक है ना? पर्पस क्या है? वो मतलब उस चीज को, मतलब उस चीज का पर्पस क्या जो है हमारे पास, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है? कार है. कार कैसी है? स्पोर्ट्स कार है. मतलब एक मतलब पर्पस क्या है उसको, ये चीज सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है ना?
तो कार है उसका पर्पज क्या है, स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए यूज होती है वो। तो ये इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव रखते हैं सेंटेंस के अंदर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जरूरी नहीं है, मतलब अगर मान लो चौथे नंबर का मतलब शेप नहीं है सेंटेंस में, एडजेक्टिव में, तो शेप हटा दीजिए, अगला देख लीजिए। मान लो अगर 4, 5, 6 नंबर वाले प्लेस नहीं है उसमें, तो उन्हें हटा दीजिए, अगला ले लीजिए। तो सीरीज यही रहेगी, क्रम यही रहेगा, डोसा फॉर्म, राइट। Yesterday I met a well-dressed young Japanese man, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1, 2, 3, ए वेल ड्रेस्ड यंग जापानीज, 5 एडजेक्टिव है ना, 5 का अपना हमने ऑर्डर उस डोसा फॉर्म के हिसाब से रख दिया, ठीक है ना। ही ओन्स 2 एक्सपेंसिव येलो जर्मन स्पोर्ट्स कार, उसके पास 2 महंगी पीली जर्मनी की स्पोर्ट्स कार है, राइट। अब कुछ रूल आते हैं, स्पेशल रूल आते हैं। फर्स्ट रूल इज इफ फेयरली एंड प्लीजेंट एडजेक्टिव are coming in a sentence, then what will be the order of fairly and pleasant adjective in the sentence? So rule is, first of all we put article, then fairly, then pleasant adjective followed by noun. तो सबसे पहले हम आर्टिकल रखेंगे, उसके बाद में fairly, उसके बाद में pleasant adjective, उसके बाद में noun, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She is fairly an intelligent girl. Guys, is this sentence correct? No, this sentence is not correct. Why? As per rule, article comes before fairly, right? But in this sentence, article is after the fairly. That's why this sentence is wrong. ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो समझ में नहीं आती हैं और हम लोग गलती करते हैं, राइट। तो व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस, लेट्स सी। राइट सेंटेंस इज शी इज अ फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल। वो फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल है, मतलब अब यहां पे क्या है, फेयरली और इंटेलिजेंट क्या है, अपना प्लीजेंट एडजेक्टिव है, और फेयरली उसे और एडजेक्टिव को और क्वालिफाई कर रहा है। तो फेयरली जो फेयरली वर्ड है प्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले आएगा, उससे पहले आर्टिकल आएगा, राइट। अगला रूल देख लेते हैं। इफ रेदर इज कमिंग इन द सेंटेंस विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रेदर एंड अनप्लीजेंट इन द सेंटेंस। रूल इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पुट रेदर, देन आर्टिकल, देन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, राइट। इससे पहले वाले रूल में क्या था, आर्टिकल आपका फेयरली से पहले आ रहा था। अगर रेदर वर्ड है तो आर्टिकल रेदर के बाद आएगा, अगर फेयर वर्ड है तो आर्टिकल फेयर के पहले आएगा, राइट। आर्टिकल फेयरली के पहले आता है और रेदर के बाद आता है, ठीक है, सिंपल सा रूल है बस, ठीक है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। शी आस्क्ड ए रेदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। रेदर का बहुत बड़ा यूज है स्पोकन इंग्लिश में, कम से कम 8 से 10 यूज होंगे रेदर के। हम जब ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तब वो सारे रूल डिस्कस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। रेदर स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। रेदर वर्ड बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। अभी इतना ही समझ लीजिए हमें रेदर को एडजेक्टिव से कैसे कनेक्ट करना है। अगर रेदर है और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है उसमें, तो आर्टिकल रेदर के बाद आएगा और आर्टिकल के बाद आपका अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आएगा। तो सेंटेंस बोलता है शी आस्क्ड ए रेदर डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो एज पर रूल दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज हमने बोला कि आर्टिकल रेदर के बाद आएगा। इस सेंटेंस में आर्टिकल कहां है? रेदर के पहले, राइट। हाउ टू मेक इट करेक्ट? शी आस्क्ड रेदर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो हमने क्या किया, आर्टिकल को रेदर के बाद रख दिया और सेंटेंस हमारा हो गया करेक्ट। ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी काम आता है, राइट। अब मैं बोलूं सेंटेंस को, शी आस्क्ड फेयरली, राइट। अगर मैंने फेयरली लगा दिया, फेयरली अ इजी क्वेश्चन, अब फेयरली के बाद ए लगा रहा हूं तो ये गलत हो गया। अब फेयरली लगाया तो ए फेयरली से पहले आएगा। तो शी आस्क्ड अ फेयरली इजी क्वेश्चन, राइट, क्योंकि इजी क्वेश्चन, इजी हो गया प्लीजेंट एडवर्ब और डिफिकल्ट हो गया
अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव रेदर के साथ आता है और प्लीजेंट एडजेक्टिव फेयरली के साथ आता है, ठीक है। और आर्टिकल फेयरली से पहले आता है और आर्टिकल रेदर के बाद आता है। बिल्कुल सिंपल, आर्टिकल है रेदर के बाद आएगा और फेयरली से पहले आएगा। फेयरली आएगा आपका प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में और आपका रेयरली आएगा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ। सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड एडजेक्टिव comes before noun and pronoun and it qualify noun and pronoun, right? But now we are going to learn adjective also qualify verb and it comes after the verb, right? If we talk about adverb also qualify verb and it comes after verb, right? Then both rule are same. यहां पर क्या है, एडजेक्टिव वर्ब के बाद आ रहा है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब वर्ब के बाद आता है और वर्ब को क्वालिफाई करता है, राइट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एडजेक्टिव का एक्सेप्शनल रूल है, राइट। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि एडजेक्टिव वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और वर्ब के बाद आता है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे है। इसमें एक खास बात यह है कि एडजेक्टिव इज यूज आफ्टर द वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद में एडजेक्टिव यूज किया जाता है और वर्ब को ये क्वालिफाई करता है, राइट। वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होते हैं? लुक, वॉच, फील, हियर, अपीयर, स्मेल, साउंड, टेस्ट। जो हमारी 5 सेंसेस से जो चीज हमारी फील की जाती है वो हो गई वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो अगर वर्ब ऑफ सेंसेशन इज कमिंग इन द सेंटेंस देन वी विल यूज एडजेक्टिव आफ्टर these verbs, right? Let's see example. Radha always looks sadly, right? अब sadly क्या है यहाँ पर? sadly है adverb, right? तो अगर हम adjective पढ़ रहे हैं तो ये sentence हो गया wrong, right? तो अब right sentence क्या होगा? right sentence होगा राधा always looks sad, right? अगर हमसे ये सेंटेंस रख दे हमारे सामने कोई बंदा कि राधा ऑलवेज लुक सैड, अब इसमें बताओ सैड क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, राइट? तो सैडली हो गया एडवर्ब और सैड हो गया एडजेक्टिव, राइट? अगर यहां पे सैड है तो ये एडजेक्टिव है, राइट? राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? नेक्स्ट रूल इज एज इज नॉट यूज्ड विद बिलो वर्ड्स। जो एज वर्ड है वो इन शब्दों के साथ यूज नहीं किया जाता है। शब्द कौन से हैं? यू हैव टू मेमोराइज दीज वर्ड्स। वर्ड्स आर नेम, थिंक, इलेक्ट, चूज, सेलेक्ट, कॉल, कंसिडर, राइट? लेट्स टेक सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन बेटर वे। एग्जाम्पल इज राम वॉज इलेक्टेड एज MD ऑफ अवर कंपनी। राम एज ए MD इलेक्ट हुआ हमारी कंपनी के लिए। तो इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स करेक्ट, मतलब सुनने में सेंटेंस गलत नहीं लग रहा है, बट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, राइट? अगर हमें ये नहीं पता है कि एज वर्ड इलेक्ट के साथ यूज नहीं किया जाता तो हम डेफिनेटली मिस्टेक करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में भी करेंगे और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी करेंगे, राइट? छोटे छोटे चीजें हैं बट बड़ी काम की हैं, राइट? तो what will be the correct sentence? Let's see. Correct sentence is Ram was elected MD of our company. इसमें एज लगाने की जरूरत है ही नहीं, राइट? राम हमारी कंपनी का MD सेलेक्ट हुआ या किया गया, राइट? नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। क्योंकि बहुत सारे रूल ना मिल से जाते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में, ठीक है ना? तो एक कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि दोनों में मोटा मोटा क्या है, राइट? तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ड व्हाट एडवर्ब क्वालिफाई। एडवर्ब उस वर्ड के बाद आता है जिसे वो क्वालिफाई करता है, ठीक है? तो क्वालिफाई किसे करता है? एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। बट समटाइम्स क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। ये कभी कभी नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, बट हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? तो जो मेन है एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना? और इनके बाद आता है, ठीक है? अब
एक एग्जाम्पल लेते हैं। और अच्छा, अब एडजेक्टिव में क्या रूल होता है? एडजेक्टिव में होता है एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड एडजेक्टिव क्वालिफाई। एडजेक्टिव उन शब्द से, उन वर्ड से पहले आता है जिन्हें वो क्वालिफाई करता है। अब ये क्वालिफाई किन्हें करता है? ये क्वालिफाई करता है आपके नाउन को और प्रोनाउन को, ठीक है। और कभी कभी ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, जो अभी हमने लास्ट शीट में देखा था कि वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। और वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब ऑफ सेंसेशन, जो हमारे 5 सेंस से कनेक्टेड होती है, राइट। Now takes a few example to understand the things, comparison of adverb and adjective, right? अब मैंने दो सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस लिया है, दो सेंटेंस लिए हैं और उनमें एनफ वर्ड को मैं एज ए एडवर्ब यूज कर रहा हूं और दूसरे सेंटेंस में एनफ वर्ड को एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहा हूं। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एनफ वर्ड एडवर्ब की तरह कहां यूज होगा, एडजेक्टिव की तरह कहां यूज होगा, ठीक है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। दे आर एनफ रिच टू हेल्प द पुअर। अब मैं यहां पर एनफ को एज ए एडवर्ब यूज कर रहा हूं, राइट। अब दे आर एनफ रिच, अब यहां पर रिच क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। तो हमने एडवर्ब पढ़ा था कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे रिच क्या है कि वो अमीर है, तो उनकी क्वालिटी क्या है? वो अमीर है। वो रिच क्या है? एडजेक्टिव है। अब मैं एनफ को एज ए एडवर्ब यूज करना चाहता हूं, तो एडवर्ब कहां आता है? जिस वर्ड को क्वालिफाई करता है उसके बाद आता है, ठीक है। अब मैंने इस सेंटेंस में क्या लिखा है? दे आर एनफ रिच टू हेल्प द पुअर। अब मैंने रिच, एनफ को रिच से आगे लगा दिया, ठीक है। और मैं एनफ को एडवर्ब बनाना चाहता हूं कि एनफ को एज ए एडवर्ब यूज करें, और मैंने एडवर्ब को लगा दिया रिच से पहले, जबकि एज पर रूल वो उस वर्ड के बाद आना चाहिए जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दे आर रिच एनफ टू हेल्प द पुअर, ठीक है। वो इतने अमीर हैं कि गरीबों की सहायता कर सकें। तो यहाँ पर रिच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एनफ, और एनफ है एडवर्ब, इसलिए वो एडजेक्टिव के बाद आएगा। क्लियर? एडवर्ब जिस चीज को क्वालिफाई करता है उसके बाद आता है, और रिच यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, और एनफ रिच को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए रिच के बाद आएगा, और यहाँ पे एडवर्ब हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम एनफ को एज ए एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं, राइट। एक सेंटेंस ले लिया हमने, आई हैव टाइम एनफ टू डू दिस वर्क। मेरे पास सफिशिएंट टाइम है ये काम करने के लिए, ठीक है। सेंटेंस गलत नहीं है। अब यहाँ पे एनफ क्या? एडवर्ब है। अब मैं इसे एज ए एडजेक्टिव यूज करना चाहता हूं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है कि एडजेक्टिव जिस वर्ड को क्वालिफाई करता है उस वर्ड से पहले आता है, राइट। अब ये किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है? टाइम को, कि एनफ टाइम है। तो अब ये टाइम से अगर मैं पहले लगा दूं एनफ को तो ये एडजेक्टिव हो गया, और टाइम के बाद लगा दूं एडवर्ब हो गया। क्योंकि इस सेंटेंस में मैं दिखाना चाहता हूं कि एनफ को मैं एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहा हूं, तो इसे मुझे एनफ को टाइम से पहले रखना पड़ेगा, राइट। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव एनफ टाइम टू डू दिस जॉब, राइट। दोनों सेंटेंस सही है, बट अगर कोई सेंटेंस आ जाए वो बोले कि आप इसे मतलब एनफ को एज एडजेक्टिव यूज करना है, और हमने और सेंटेंस हमें मिल गया आई हैव टाइम एनफ, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, तो एज इस सेंटेंस में क्या है? एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है। अब मुझे एज ए एडजेक्टिव यूज करना है, तो एनफ को मैं टाइम से पहले रख दूंगा, क्योंकि एडजेक्टिव जिस वर्ड को क्वालिफाई करता है उस वर्ड से पहले आता है। क्लियर? अब अगला रूल देख लेते हैं, एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन, ठीक है। पहले हमने देखा एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब, अब एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना, तब हमारे दिमाग में कंपैरिजन आता है, वो ऐसा था, ये ऐसा है। तो ये चीजें हमें हेल्प करती है, जो हमारा कंफ्यूजन होता है उसे दूर करने में, ये कंपैरिजन जो होते हैं, राइट। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या क्या कंपैरिजन है? हम प्रोनाउन भी पढ़ लिया और एडजेक्टिव भी लगभग हमने पढ़ लिया, राइट। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज होते हैं, राइट। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सिंपल, जो नाउन की जगह आए वो प्रोनाउन, और जो नाउन को डिस्क्राइब या क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ये मैं पहले बता चुका हूं, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, विच बुक इज योर्स, which is your book, Ram left his pet at home,
द बेड नेक्स्ट टू विंडो इज हिज। जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी दीज सेंटेंसेस। और इसमें कोशिश कीजिए फाइंड करने की कि कौन सा यहां पर कौन सा वर्ड प्रोनाउन है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, राइट। जो वर्ड आपको फाइंड आउट करने हैं वो मैंने रेड कर दिए हैं। मान लो दिस 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 विच, तो अब पहले सेंटेंस में दिस क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। दूसरे सेंटेंस में दिस क्या है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपका एक टेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक कि आपने अब तक जो पढ़ा है कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट। हो गया टेस्ट, आगे चलते हैं। मैं अब बताता हूं कौन सी चीज क्या है। दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब ये हो गया एडजेक्टिव, राइट। और ये हो गया जो पॉइंट आउट कर रहा है बुक को। दिस बुक, ये वाली किताब मेरी है, ये वाली किताब मेरी है, इसलिए यहां पे दिस हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब यहां पे दिस क्या हो गया, क्योंकि बुक के साथ यूज नहीं हो रहा। अगर बुक के साथ यूज हो गया दिस, तो वहां पे एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि बुक को बता रहा है, इशारा कर रहा है कि ये वाली बुक। अब यहाँ पे क्या, दिस इज माई बुक, यहाँ पे बुक दिस के साथ नहीं है, तो दिस क्या है, प्रोनाउन है, राइट। क्योंकि ये बुक को मतलब बुक की जगह पे यूज हुई है, ठीक है, इसलिए दिस प्रोनाउन हो गया, नाउन की जगह यूज हुई है, तो ये प्रोनाउन हो गया। आपको अब प्रोनाउन थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन समझने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विच बुक इज योर्स, विच बुक के साथ यूज हुआ है इसलिए ये एडजेक्टिव है। विच इज योर बुक, विच बुक के साथ यूज नहीं हुआ इसलिए प्रोनाउन है, नाउन के लिए यूज हुआ इसलिए प्रोनाउन है। राम लेफ्ट हिज बैट एट होम, हिज बैट पोजेशन आ रहा है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो हिज हो गया एडजेक्टिव। द बैट नेक्स्ट टू विंडो इज हिज, जो बैट है विंडो के आगे रखा हुआ है वो उसका है, ठीक है। अब यहाँ पे हिज क्या है, प्रोनाउन है, कि उसका वर्ड किसको इशारा कर रहा है, किसी बंदे को इशारा कर रहा है। उस बंदे की जगह हिज यूज किया गया है, क्योंकि नाउन की जगह हिज यूज किया गया है, इसलिए ये प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके गाइस, एडजेक्टिव आज खत्म हो गया और I have tried my best to make you understand what is the adjective। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को एडजेक्टिव समझ में आया होगा अच्छे से। Okay guys, thank you so much. See you tomorrow with some new topic. Till then, bye bye. Have a nice day. Take care.